गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज फिर से स्वागत है आपका एक गणित के बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक में। आज जो टॉपिक तुम्हारे सामने लिखा है लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक, आप लोग बचपन से इसको पढ़ते आ रहे हैं छोटी क्लासेस से, लेकिन कुछ टॉपिक्स इसमें ऐसे हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि लिखे हैं आपके सामने ये टॉपिक कि दशमलव संख्याओं का लैस और मैं से कैसे ज्ञात किया जाता है। जैसे 2.4 0.34 इन संख्याओं का अगर हमें लैस या मैं से ज्ञात करना हो तो आप किस तरीके से ज्ञात करेंगे। ये क्वेश्चंस जो हैं आपने लैस मैं से कॉन्सेप्ट छोटी क्लास में पढ़ा होगा, परंतु ये वाली क्वेश्चंस आपको छोटी क्लास में देखने को नहीं मिलते। चलिए दूसरी बात, अगर भिन्न हमें मिल जाए, क्या मिल जाए, भिन्नों का लैस और मैं से हमें निकालना पड़े। जैसे कि हमारे पास में ये भिन्नें तुम्हारे सामने कुछ लिखी हैं, इनका वो लैस में से। फिर घातांक, अगर संख्याएं घातांक में हों, ये कुछ संख्याएं हैं, कुछ और भी अलग संख्याएं हो सकती हैं, ठीक है नहीं। इस तरीके की संख्याओं का आपको लैस और मैं से कैसे फाइंड आउट किया जाता है, आज इस वीडियो के माध्यम से हम पूरा का पूरा लेक्चर जो है आज इस वीडियो में जो है हम इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। जिस टॉपिक की बात हम आज करने जा रहे हैं दशमलव संख्याओं का लैस में से या भिन्न संख्याओं का लैस में से, उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको इसका बेसिक्स बताऊंगा कि लैस और मैं से होता क्या है, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको पता है, कुछ चीज़ें आपको नहीं पता है। कि क्वेश्चंस, किसी भी तरीके का क्वेश्चन अगर आपको करना होता है तो उसके बेसिक्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए। तो आज सबसे पहले हम बात करते हैं लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक होता क्या है आपके पास में, ठीक है। लघुत्तम समापवर्त्य, महत्तम समापवर्त्य शॉर्टकट में लिखा जा सकता है लैस तथा मैं से। अंग्रेजी में कहा जा सकता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, इसको लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन सब चीज़ों को अभी डिटेल से हम समझाएंगे आपको। आप इस वीडियो में लास्ट तक जुड़ रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। शॉर्टकट में इसको बोला जाता है एलसीएम। ये आपकी जाना पहचानी से टर्म आई होगी कि एलसीएम क्या होता है, आपने कई बार बात भी की होगी। ये होता है HCF, H मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन फैक्टर। कुछ किताबों में इस एल को जो है लीस्ट को कुछ लोग लोवेस्ट भी लिखते हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अब एक्चुअली बात क्या है, हमारे सामने दो शब्द यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है, दो शब्द आपके सामने निकल कर आए। एक तो है आपके पास में अपवृत्य तथा आपके पास में एक होता है अपवर्तक। क्या होता है, अपवर्तक। ये दोनों शब्दों का मतलब बहुत अच्छे से जान लेना जरूरी है अगर आपको इस चैप्टर को समझना है तो। मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैंने इस टर्म को समझाने के लिए एक वीडियो बनाई थी, संख्या प्रणाली में एक वीडियो बनाई थी। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं कि इस चीज को लेकर अपवर्तक, इसका दूसरा नाम हमारा गुणनखंड भी होता है। क्या होता है, गुणनखंड होता है अपवर्तक को। इंग्लिश में इसको आप फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैक्टर, ठीक बात है। इसके लिए मैंने एक पूरी वीडियो बनाई थी जो कि आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, लेकिन इससे इस संबंध में अभी तक मैंने कुछ आप लोगों को नहीं बताया अपनी वीडियो में, ठीक है। तो चलिए पहले इसके बारे में जान लेते हैं, फिर थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, फिर हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। अब मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ। एक्चुअली हम सबसे पहले इसी से शुरुआत करते हैं। हमने जब अपवर्तक पढ़ाया था तो हमने लिखा था कि जैसे कि हम कहते हैं कि 4, एक सेंटेंस लिख रहे हैं, 4 12 का, 4 संख्या 12 का अपवर्तक है। क्या है, अपवर्तक मतलब गुणनखंड है। अपवर्तक वो संख्या होती है जो की संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। हमने इस सेंटेंस की बात की कि 4 संख्या 12 का अपवर्तक है। इस सेंटेंस को हमने बहुत अच्छे से समझाया था अपनी पुरानी वीडियो में। तो अगर इसी को मैं उल्टा कर दूं कि 12 संख्या 4 का अपवर्त्य है। क्या होगा, अपवर्त्य। अपवर्त्य को हिंदी में, इसका अपवर्त्य का एक दूसरा नाम होता है, उसको कहते हैं गुणज। क्या कहते हैं, गुणज। या फिर अंग्रेजी में इसको कहा जाता है मल्टीपल। क्या कहा जाता है, मल्टीपल आपके पास में, ठीक है, मल्टीपल है। ये मल्टीपल होती क्या चीज है आपके पास में, यानी कि ये जो अगर मैं दो संख्याएं लिखूं, जैसे मैंने 12 लिखा और ये 4 लिखा, ये 4 है और ये क्या है, 12 है। ये 4 तो इसका क्या कहलाएगा, अपवर्तक। क्या कहलाएगा, अपवर्तक, यानी कि फैक्टर, गुणनखंड। क्या कहलाएगा, गुणनखंड। बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर ये 12 की बात करें हम, 12 ये 4 का क्या कहलाएगा आपके पास में,
ये कहलाएगा इसका अपवृत्तीय। क्या कहलाएगा आपके पास में? अपवृत्तीय, या फिर इसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? मल्टीपल। ठीक है। इसका एक नाम और होता है, गुणज भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? गुणज। तो दो संख्या होगी इनके, हमने इसके माध्यम से समझाया कि ये इसका अपवर्तक होगा और ये इसका क्या होगा? अपवृत्तीय होगा। कुछ संख्याओं के और अपवर्त्यों के बारे में बात करते हैं ताकि आपको और क्लियरिटी आए। हम अपवृत्तीय के ही बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? अपवृत्तीय के ही बारे में बात करते हैं। जैसे मैं कहूँ कि 2 के अपवृत्तीय, 2 के अपवृत्तीय यानी कि गुणज, अंग्रेजी में कहा जाएगा गुणज या फिर मल्टीपल। क्या क्या होंगे आपके पास में? इसमें आप प्राकृत संख्या को गुणा करते जाएंगे और आप इसके अपवृत्तीय प्राप्त करते जाएंगे। जैसे पहले 1 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, ऐसे चलते चलते 10, फिर 12, फिर 14, चलते चलते 20 भी आएगा, फिर 22 भी आएगा, ऐसे चलते चलते कहीं 40 भी आएगा, 42 भी आएगा। मतलब कहने की बात, वो सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः कट जाएंगी वो संख्याएं इसकी क्या कहलाएंगी? गुणज कहलाएंगी, यानी कि इसका अपवृत्तीय कहलाएंगी, आपके पास में मल्टीपल कहलाएंगी। इस चीज़ पे मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि ये 2 टॉपिक आपके सामने लिखे हैं, लघुत्तम समापवृत्तीय और महत्तम समापवृत्तक। ये इनमें ये चीज़ें जान लेनी आवश्यक है, बेसिक चीज़ों को लेकर के। ठीक है, मैं समझता हूँ कि मेरी इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि अपवृत्तीय क्या चीज़ होती है। ठीक है, अब अपवृत्तीय के बाद में इस रिलेशन को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, इस वाले रिलेशन को, कि अगर एक कोई संख्या a है, कोई संख्या दूसरी b है, अगर ये इसकी अपवर्तक है, क्या है? अपवर्तक आपके पास में अपवर्तक है, तो ये इसका क्या होगा? अपवृत्तीय होगा। समझ में आ रही बात? नहीं, अपवृत्तीय होगा। बात समझ में आ रही? तो ये चीज़ को आपको जान लेना जरूरी है। चलिए सबसे पहले हम इस टॉपिक को लेते हैं। इसमें महत्तम समापवर्तक को हम समझाते हैं आपको क्या चीज़ है। महत्तम समापवर्तक, इसको हम समझाते हैं क्या चीज़ है ये। इंग्लिश में इसको कहा जाता है हाईएस्ट, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बात समझ में आ रही? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये इसको हम फटाफट समझा दें। मान लिया हमारे पास में 2 संख्याएं हैं, एक संख्या 12 है, ठीक है, और एक संख्या हमारे पास में ये मान के चलो कि 18 है। ठीक है, इन दोनों संख्याओं का मेरे को क्या निकालना है? महत्तम समापवर्तक, या फिर इसको शॉर्टकट में लिखा रहता है में से ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? में से। एक्चुअली में से ज्ञात करने की बहुत सारी विधियां होती हैं, बहुत सारी क्या 2 या 3 विधियां होती हैं, आपने छोटी क्लास में भी सीखी होगी। आपको सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से जान लेना कि में से निकलता कैसे है। ठीक है, फिर हम मेन टॉपिक पे आएंगे जो आपको हमने वीडियो की स्टार्टिंग में लिखा था, दशमलव संख्याओं का में से लेस है, भिन्न संख्याओं का में से लेस है, या घातांकीय रूप वाली संख्याओं का में से लेस है। तब हम उस पर जाएंगे, हमारा मेन टारगेट वो है। अभी सिर्फ आपको जान लेना है। तो क्या तरीका क्या है? में से हमें क्या निकालना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि इन दोनों के बीच में हमें हाईएस्ट कॉमन, हाईएस्ट का मतलब सबसे बड़ा, कॉमन मतलब जो दोनों में हो, फैक्टर मतलब गुणनखंड यानी कि अपवर्तक। समझ में आ रही बात? तो अब क्या निकालना है? सबसे पहले इसके फैक्टर लिख लीजिए आप। जैसे 12 के फैक्टर आपके पास में एक तो 1 होता है, बिल्कुल ठीक बात है। एक आपके पास में क्या होता है? 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 6 होता है, और फिर अपने आप में 12 होता है। 18 के जो फैक्टर होते हैं, एक बेटा 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 6 होता है, फिर 9 होता है, और फिर अपने आप में 18 होते हैं। ये इसके फैक्टर, या फिर अब आप ये कहो इसके अपवर्तक हैं। 12 के अपवर्तक ये लिखे गए हैं, 18 के अपवर्तक ये लिखे गए हैं। अब हमारा जो में से होता है ना, में से को कहा जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन तो इनमें बहुत सारे हैं। कॉमन कौन कौन से हैं इनमें? देखो 1, 2, 3 है ना, 1 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, साथ ही साथ 6 भी है। तो ये फैक्टर जो है कॉमन है। कॉमन का मतलब दोनों में है, लेकिन इनमें हमें हाईएस्ट का मतलब सबसे बड़ा देखना है। तो हाईएस्ट कौन सा है इनमें? 6 है। तो इसका मतलब इसका जो में से बनेगा इन संख्याओं का, वो क्या बनेगा? ठीक है, वो कितना बनेगा? 6 बनेगा। बात समझ में आ रही? कि यानी कि 12 और 18 का में से जो बनेगा वो 6 बनेगा। आपको मैं समझता हूँ अच्छे से समझ में आई होगी कैसे आपको निकालना है फैक्टर निकालने के बाद में। ठीक बात है। और दूसरी बात वो समझ लेना है कि ये संख्या केवल और केवल 2 ही नहीं होंगी कि 12 और 18 दे दी।
आपको 3 भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है, 5 भी दे सकता है, ठीक है। तो आपको डरने वाली बात नहीं है, आप लोगों को करना क्या है, सिर्फ आपको उनके फैक्टर लिखने के बाद में उनमें कॉमन फैक्टर देखना जो सबसे बड़ा होगा, ठीक है। तो ये आपका मैसे वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा, ठीक है। चलो, ये जो विधि थी, जिस विधि के बारे में मैंने चर्चा की, इसको हम बोलते हैं ये अपवर्तक विधि है। कौन सी है ये? अपवर्तक विधि आपके पास में, अपवर्तक विधि, क्योंकि इसमें हमने जितनी भी संख्याओं का मैसे निकालना था उनके अलग अलग अपवर्तक लिखने के बाद में ही हमने आपका मैसे निकाल करके दिखाया है, बिल्कुल ठीक है। एक इसमें क्या होता है, अगर आपके पास में संख्या, एक होती है सतत विभाजन विधि। क्या होती है? सतत विभाजन विधि, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट विधि है, उससे भी आप कर सकते हो। सतत विभाजन विधि से अगर हम इस 12 और 18 की बात करें, इनका हमें मैसे निकालना है सतत विभाजन विधि ज्ञात से, तो हम क्या करते हैं कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देते हुए चलते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो 12 एकम 12 बचे हमारे पास में 6। फिर इस जो हमारा शेषफल बचता है, जो रिमाइंडर बचता है, उससे हम इस वाली संख्या को दोबारा से फिर भाग देते हैं 12 को इस वाली संख्या को, तो 6 दूनी 12। और ये प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। जैसे ही शेषफल 0 आता है तो इस वाली संख्या को हम ऐसे बोल देते हैं, जो उसका आखिरी का जो विभाजक आपके पास में कौन था, ये भाजक जो था, ठीक है, जो अंतिम भाजक जो था, उसको हम इसका क्या कह देंगे? मैसे कह देंगे। तो ये सतत विभाजन विधि, इसका भी उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। एक उदाहरण और लेकर के करते हैं ताकि और थोड़ी सी क्लैरिटी आए, ठीक है। चलिए कि सतत विभाजन विधि से हम मैसे कैसे ज्ञात करते हैं। इस बार हम 2 संख्याएं ना लेकर के 2 से ज़्यादा संख्याएं हम आपके सामने लेकर के चलते हैं। मान लिया हमने संख्याएं ली आपके पास में, मान लिया हमने संख्याएं ली, एक तो हमने ले ली, सपोज कर लो, उदाहरण ही लेना है आपको, कोई भी ले लीजिए आप, ठीक है। आप ही बताओ कौन कौन सी ली जाए, बताइए, ठीक है। जैसे हमने ले ली 12 ले ली, फिर 18 ले ली और फिर 32 ले ली। का क्या निकालना है मेरे को? मैसे ज्ञात करना। 3 संख्याएं हैं। मैं छोटी संख्या इस वजह से लेके आ रहा हूं क्योंकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, क्योंकि ये बड़ी संख्याओं को लेकर के आप अपने घर पे बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। कोई समस्या या परेशानी आए तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। तो इसको निकालने का सतत विभाजन विधि से तरीका ये है, पहले आप 2 संख्याओं का मैसा आप निकाल लोगे। क्या है हमारे पास में? जैसे 12 और 18 का, तो 12 को हम किससे भाग करेंगे? 18 से भाग करेंगे, सतत विभाजन करेंगे। 12 के हम 12 आपके पास में हो गया, ठीक है, बचा 6, ठीक। इसको फिर किससे करेंगे? 12 को फिर 6 से करेंगे, तो 6 दूनी 12, आपके पास में कितना बचेगा? 0। हमने इस प्रक्रिया में कहा था कि आपके पास में क्या कहा था कि जब आपके पास में शेषफल 0 बचेगा तो जो अंतिम भाजक था वो आपके पास में क्या बन जाएगा? मैसे। तो यानी कि आप इस सेंटेंस में लिखेंगे 12 तथा 18 का मैस है, मतलब महत्तम समापवर्तक कितना निकला? 6 निकला। लेकिन हमें तो इन तीनों का निकालना था, तो अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास में संख्या आपकी दूसरी संख्या है 32, ठीक है, उसको किससे डिवाइड करोगे? इस मैसे से करना शुरू कर दो, ठीक है। इस मैसे से क्या कर दो? करना शुरू कर दो सतत विभाजन इसका भी। 6 पंजे 30 आपके पास में बचेगा कितना? 2 बचेगा, बिल्कुल ठीक बात है। फिर हम किससे को करेंगे? 6 को, ठीक आ रही बात समझ में? तो 2 तिया 6 आपके बचा शेषफल कितना? 0 आपके पास में। तो अंतिम विभाजक कौन था? 2। तो में से कितना आया हमारे पास में? 2। बात समझ में आई? तो इसका मतलब ये है कि इन तीनों संख्याओं का जो है हम लिख सकते हैं, अतः ये हमारा फाइनल था। क्या आता है? 12, 18 व 32 का जो मैसे बनेगा महत्तम समापवर्तक यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो 2 बनेगा। वो क्या बनेगा? 2 बनेगा। समझ में आया? चलिए अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले महत्तम समापवर्तक के बारे में आपको बता दी बातें कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। थोड़ा मेरे इसके स्पेलिंग में थोड़ा सा इन दोनों में बड़ा डिफरेंस नजर आ रहा है। देखो ये समापवर्त्य है, ये समापवर्तक है, ठीक है। तो अब हम सीखना है लघुत्तम समापवर्त्य होता क्या है। अंग्रेजी में इसको कहा जाता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन, लीस्ट का मतलब होता है सबसे कम, सबसे छोटा आपके पास में, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो जैसे कि आपके पास में क्या है कि हम कुछ संख्याएं ले लें, जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम बात करते हैं, उदाहरण लेकर के एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट समझ में आए। मान लिया मैं संख्या लेता हूँ 15 तथा आपके पास में 15 तथा ये ले लो 5 तथा
5 ना लो यार, क्या लें? 9 तथा 12 का लैसे ज्ञात करो। ठीक है, चलिए ये हमने एक उदाहरण आपके सामने लिखा है, 9 तथा 12 का लैसे ज्ञात करो। तो हम लैसे निकालने कोई स्पेशल टेक्निक नहीं लगा रहे, हम इसकी डेफिनेशन से ही, जो इसकी डेफिनेशन है, जो इसका मीनिंग है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल मतलब अपवर्त्य, हमने सिखाया अभी थोड़ी देर पहले आपको अपवर्त्य, उसी से हम निकालेंगे, इसके नाम से ही इसको हल करेंगे। सबसे पहले हम 9 को लिखेंगे और 9 के हम इस बार अपवर्त्य लिखेंगे। क्या क्या बनेंगे अपवर्त्य, क्या होंगे? 9 को अपवर्त्य हम क्या लिखेंगे? जैसे कि 9 हो गया आपके पास में, फिर दूसरा 18, फिर 27, ठीक, आपके पास फिर कितना आ जाएगा? 36, ठीक है नहीं? इसी तरीके से इसके बहुत सारे अपवर्त्य लिखे जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में 12 की बात करें, 12 के आएंगे 12, 24, 36, 48, ऐसा आएगा ना आपके पास में 48, ठीक है। ऐसे इसके अपवर्त्य आएंगे। हमें सिर्फ क्या देखना है? लीस्ट में, मतलब सबसे छोटा, कॉमन मतलब जो दोनों में हो, अपवर्त्य। देखो अगर आप इस आगे तरफ लेके जाओगे ना, इसमें और भी अपवर्त्य लिखे जाएंगे, लेकिन इनमें सबसे छोटा कॉमन अपवर्त्य कौन सा नजर आ रहा है आपको? क्योंकि देखो आप इसमें कॉमन क्या है, इसमें ये देखो सिर्फ कॉमन क्या है, कॉमन इसमें 36 यहाँ भी है, 36 यहाँ भी है, और 36 से छोटा और कोई नहीं है, ठीक है। तो इसका लैसे जो है हम जो है कैसे लिख देंगे कि इसका लैसे क्या है? हमारा 36 होगा। बात समझ में नहीं आई? किसका 9 और 12 का जो लैसे हो कितना होगा? 36 होगा। मैं समझता हूँ आपको समझ में आया होगा। लेकिन इस विधि से आप लैसे निकालने में ना परेशान हो सकते हो। ये सिर्फ आपको बेसिक चीज समझाने के लिए मैंने एग्जांपल लिया, अदरवाइज इस तरीके से आप लैसे निकालने बैठे तो आपको प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ेंगी कि आप अपवर्त्य लिखते चले जाओगे, कितनी संख्या हो गई, क्या पता कौन सा कहाँ है, ठीक है। संख्याएं बहुत बड़ी बड़ी होती है, तो उसके लिए एक नई विधि होती है, एक विधि होती है जिसको मैं भी आप इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, और उससे आप 2 या 2 से अधिक संख्याओं का आराम से लैसे निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए आपके सामने क्वेश्चन लिखा है अभी कि 36, 60, 84, 90 का हमें लैसे निकालना है। लैसे का बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने अभी बताया। अगर उस विधि से निकालने की कोशिश करें तो आई थिंक बहुत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है ना, कि पहले 36 के अपवर्त्य लिखो, फिर 60 के अपवर्त्य लिखो, फिर 84 के लिखो, फिर 90 के, फिर मैं ढूंढोगे सबसे छोटा अपवर्त्य कौन सा है, कॉमन जो है, उससे काम नहीं चलेगा। तो हम एक विधि का प्रयोग करते हैं इसमें, उसको कहते हैं विभाजन विधि। क्या वो बोलते हैं? विभाजन विधि, ठीक है। आपके पास में वो विभाजन विधि क्या है? तो विभाजन विधि हम क्या करते हैं, तीनों संख्याओं को ऐसा कोमा लगा करके लिख लेते हैं, चारों संख्या जितनी भी होंगी आपके सामने, ठीक है। और एक लाइन इस तरीके से बनाएंगे और एक लाइन बनाएंगे इस तरीके से। फिर हम इसके अभाज्य गुणनखंड करते, अभाज्य संख्याओं से इसको क्या करते चलेंगे, काटते। अभाज्य संख्याएं आप समझते हो कौन कौन सी संख्याएं होती हैं? 2, 3, 5, 7, आपके पास में 11, ठीक है ना, और कौन सी होंगी? 13। ऐसी संख्याएं आएंगी। हम पहले इससे काटेंगे, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे, इसे काटते विभाजन इनका करते चलेंगे, उसी दौरान हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि हम सबसे पहले 2 से करते हैं, तो 2 से जब इसे काटेंगे कितना आ जाएगा आपके पास में? 18। 36 को जब 2 से भाग करेंगे, है ना, 60 को 2 से भाग करेंगे तो 30 आ जाएगा, 84 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4, 42 आ जाएगा, और 90 को करेंगे तो 45 आ जाएगा। बात समझ में आई? उसके बाद में फिर किससे कर लोगे आप? क्योंकि इन संख्याओं को देखना, क्या कुछ संख्याएं पुनः 2 से कट सकती हैं, 18 भी, 30 भी, 42 भी, तो आप 2 से काट लीजिएगा। 2 से काटेंगे तो 9 आ जाएगा, यहाँ पे 15 आ जाएगा, वही आ जाएगा। 42 को काटेंगे तो 2, 21 आ जाएगा। आपकी समझ में आ रही बात है? और 45 नहीं कटेगा तो उसको एज इट इज ऐसे ही लिख देंगे, बिल्कुल ऊपर से जो का तो लिख देंगे। उसके बाद में 2 से कट रहा है, और भी 2 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। अब हम 3 से करें, क्योंकि नेक्स्ट अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 3। तो जब 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 3 सते 21, और 3 कम 3, 3 पंजे 15। हम इस पूरी संख्या को हमने 3 से काट दिया, ठीक है। उसी तरीके से फिर 3 से कट जाएगा, 3 कम 3, 5 नहीं कटेगा, 7 भी नहीं कटेगा, ठीक है। 15 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में? 5 आ जाएगा। अब 3 से कोई संख्या कटने वाली नहीं है। नेक्स्ट अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 5। तो 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 तो पहले से 1 है ही, ये भी 1 हो जाएगा, 7, 1।
अब केवल एक बचा हमारे पास, किससे? 7 से। ये अपने आप ही अभाज्य संख्याओं से कटते चले जाएंगे जब आप इस प्रोसीजर को फॉलो करते जाओगे आप। तो 7 से जब काटेंगे तो 1, 1, 1, 1, जब तक ये काम करना, जब तक नीचे वाली जो लाइन है उसमें सारी संख्याएं 1, 1, 1 ना बन जाएं, ठीक है। तब इसका लैसे जो लिखा जाएगा, इन संख्याओं का लैसे, इन संख्याओं की आप गुणा कर दोगे, इन अभाज्य संख्याओं की आप गुणा कर दोगे। यानी कहने की बात है कि 2 गुणे 3, बात समझ में आ रही, गुणे 5 गुणे 7, यानी कि 2 दूनी 4, 3 12, 3 36, गुणे 5 7 35, ठीक है। आपके पास में जब इनकी गुणा करेंगे हम तो ये करके, तो आपके पास में आ जाएगा 1260। ये आपका क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो मैं समझता हूं कि इस विभाजन विधि से आप समझ में आए होंगे। इसको हम विभाजन किससे करना है, परंतु अभाज्य संख्याओं से विभाजन करना है। पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, ऐसे ये प्रक्रिया तब तक करनी है जब तक नीचे की संख्या 1 1 ना आ जाए। चाहे आपको 10 15, चाहे आपको कितनी भी संख्याएं प्राप्त हो जाए, 1 2 3 4 5, कितनी भी बड़ी बड़ी संख्याएं प्राप्त हो जाए, तो आप इस विधि का प्रयोग करते हुए उनका लैसे यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर लघुत्तम समापवर्त्य या फिर लैसे जो है आसानी से निकाल सकते हैं। मैं समझता हूं मैसे और लैसे को लेकर के आपके दिमाग से का जो कन्फ्यूजन है वो खत्म हो गया होगा। अब हम अपने मेन टॉपिक पर आएंगे जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको लेकर के चले थे। आपने देखा कि हमने लघुत्तम समापवर्त्य, महत्तम समापवर्त्य के बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको समझाया कि क्या चीज़ होती है। इसका जो एडवांस पार्ट है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी होने की वजह से मैं इसमें डिस्कस नहीं करूँगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो जो इसी चैप्टर को लेकर के है, उसमें मैं दशमलव संख्याओं का लैसे या भिन्न संख्याओं का लैसे मैसे या घातांकीय रूप वाली संख्याओं का लैसे मैसे कैसे निकालते हैं, उन ट्रिक को लेकर के जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी हेल्प करेंगी, उन ट्रिक्स को लेकर के मैं इसके सेकंड पार्ट में आपको आपका फिर से स्वागत करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।